जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं कि भैया CUET के एग्जामिनेशन में इंग्लिश का क्या रोल है, इंग्लिश में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हम कैसे पढ़ें और क्या पढ़ेंगे हमारा स्कोर मैक्सिमम हो, हम अच्छे से अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर पाएँ। तो इसी रेफरेंस में हम आपको कुछ बताने चल रहे हैं, बहुत ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा। चलिए, मैंने लिखा भाई CUET इंग्लिश की स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए। सबसे पहली बात, आपको पढ़ना क्या है। चलें साहब, पढ़ने में देखिएगा टॉपिक्स, अगर हम ग्रामर की बात करें मोटा मोटा, तो ग्रामर में जो टॉपिक्स ओवरऑल हैं पढ़ने तो भैया आपको सब हैं। अब जैसे जो ओवरऑल टॉपिक हैं कितने, मैं आपको ये बता दूं। जैसे फिगर ऑफ स्पीच से क्वेश्चन आता ही आता है, श्योर। डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंस एंड दियर ट्रांसफॉर्मेशन, आप सेंटेंस देखते हो कई प्रकार के होते हैं। जैसे मान लीजिए कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड बनाना, सिंपल को कॉम्प्लेक्स बनाना, असर्टिव को एक्सक्लामेटरी बनाना, एक्सक्लामेटरी को असर्टिव बनाना, अफर्मेटिव को निगेटिव बनाना, निगेटिव को अफर्मेटिव बनाना। ये वैराइटीज देता है कि भाई टाइप ऑफ सेंटेंस से भी क्वेश्चन बनता है। बाकी आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जैसे नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, आर्टिकल, एडजेक्टिव, सब्जेक्ट, वर्ब एग्रीमेंट, मॉडल, ऑक्सिलरी, एडवर्ब, टेंस, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, कंडीशनल सेंटेंस, उसके साथ में कॉजेटिव वर्ब का भी क्वेश्चन बनता है। एक्टिव पैसिव तो मान लीजिए ट्रांसफॉर्मेशन का ही पार्ट है। ये नरेशन हो गया, क्वेश्चन टैग्स हो गया, क्लॉजेज। ये इतने बेसिक आपके टोटल टॉपिक माने जाते हैं इंग्लिश के। तो भैया पढ़ना तो आपको सब है, ठीक है जी। अब यहां पर देखें, जैसे हम वोकैब्स की बात करें, वोकैब्स की, तो वोकैब में जैसे सारे एग्जामिनेशन पूछा जाता है, वैसे आपके यहाँ CUET में भी ईडियम्स पूछा जाता है साहब। ईडियम्स, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते हैं। वन वर्ड भी पूछा जा सकता है। फ्रेजल वर्ब आ भी सकती है, नहीं भी आते। पढ़ना सब है। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो पढ़ना आपको सब पड़ेगा, जिसका नाम ले रहा हूँ। होमोनिम्स एंड होमोफोन्स, होमोफोन्स होमोनिम का ही पार्ट है। और कुछ फॉरेन के वर्ड्स होते हैं जो जैसे आपके CDS के एग्जाम में पूछे जाते हैं, कभी कभी उसको डाल देता है एग्जाम में। है सब बहुत सिंपल चीज़ है, एक बार अगर आप पढ़िएगा तो इसमें कोई बहुत टफ चीज़ नहीं, मैं आपको बता दूं। हाँ, थोड़ा सा वास्ट है, पढ़ना ज़्यादा है आपको। फिर आगे देखिएगा, अब आपका मेन फोकस किस पर होना चाहिए। सही पूछे तो आप फोकस किस पर करें ज़्यादा। तो भैया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और कॉम्प्रिहेंशन जो हो किस टाइप का हो, फैक्चुअल हो, नैरेटिव हो, लिटरेरी हो, कई टाइप के आपके कॉम्प्रिहेंशन भी तो आते हैं। तो किस टाइप का आपके यहाँ पूछा जाता है, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल दिया कि फैक्चुअल, नैरेटिव और लिटरेरी टाइप के आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को रीड करें। वो कैब में बेसिकली आपका साइनो, एंटो, ईडियम, ये तीन मेन होता है। बाकी आपका ईडियम्स हो, ये वन वर्ड हो गया, स्पेलिंग एरर हो गया, होमोफोन्स हो गया, वो कभी कभी दे दिया, कभी कभी नहीं दिया। लेकिन ये तीनों साइनो, एंटो, ईडियम, ये अक्सर मतलब ये आता ही आता, जान लीजिए आप। ग्रामर में अगर हम देखें तो टेंस बहुत मेजर रोल प्ले करने वाला टॉपिक है। वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, एरर, स्पॉटिंग एरर में देखो, सॉरी स्पॉटिंग एरर में तो सारा ग्रामर आपका इंक्लूडेड है ना भाई। वर्बल एबिलिटी हो गया, मतलब आपको थोड़ा सा इंग्लिश बोलने का जो एक वो होता नहीं कि भाई इंग्लिश बोलने के लिए हमको किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, वो चीज़ें भी आपको आनी चाहिए। फिलहाल स्पोकन के इसमें बहुत ज़्यादा आपके एडमिशन रूल नहीं है। एक्शन, डाउनलोड द ऑफिशियल सिलेबस एंड मार्क टॉपिक्स। मास्टर ग्रामर बेसिक, अब अपनी मास्टरी मतलब ग्रामर में किस में आप हासिल करें, तो पार्ट ऑफ स्पीच ये पहले मैं बता चुका हूँ कि भाई होल आपको ग्रामर में कितने टोटल टॉपिक हैं। ग्रामर में टॉपिक्स बेसिकली टोटल हैं कितने, स्टार्टिंग मैंने आपको बता दिया। अब आपका पार्ट ऑफ स्पीच, लगभग आप इंटरजेक्शन को हटा दीजिए, इंटरजेक्शन हटा दीजिए, बाकी लगभग 7 के 7 तो पढ़ने हैं आपको। टेंस आपका एक प्रकार से ये पार्ट ऑफ स्पीच से हटके है, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बेसिक टॉपिक होता है ना, इंग्लिश का बेस है, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया। इतने टॉपिक हैं जो कि हिंदुस्तान के हर एग्जाम में इनका अच्छा खासा इंटरफेरेंस है। तो CUET में क्यों नहीं रहेगा भाई। आगे हम देखें, रीडिंग इज द बैकबोन ऑफ CUET। देखो आपके यहाँ जो CUET के एग्जाम में मैं देखता हूँ
कि इंग्लिश में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करने वाला होता है आपका कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड ऑन रीडिंग ओनली। आप जितना ज़्यादा पढ़िएगा उतना ज़्यादा आपका स्ट्रांग होगा कॉम्प्रिहेंशन, और इसका कोई शॉर्टकट है नहीं। तो रीड एडिटोरियल, जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालें आप प्लीज़। स्टार्टिंग में आपको बड़ा बोरिंग फील होगा, लेकिन ग्रेजुअली अगर आप उसको पढ़ते रहिएगा तो एक दिन ऐसा आएगा 1.5-2 महीने बाद कि आपको बड़ा इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। और अगर आपने न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट कर दी और उसमें का जो एडिटोरियल पेज होता है उसको आप पढ़ते पढ़ते समझना, मतलब आपके समझ में आने लगा वो, तो मतलब आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो गई, जान लीजिए आप। तो जो न्यूज़पेपर का एडिटोरियल होता है उसको पढ़ें आप, जो उसमें आर्टिकल्स होते हैं उसको पढ़ें आप, शॉर्ट स्टोरीज बुक ले लें उसको पढ़ें आप इंग्लिश की। फोकस करें आप कि भाई अगर कोई कॉम्प्रिहेंशन है तो उसका टोन पूछता है, टोन ऑफ द पैसेज पूछता है, वो मतलब बड़ा दमदार पूछता है। जैसे जो सिंपल मैं देखता हूँ एग्जामिनेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं कॉम्प्रिहेंशन, वैसा नहीं पूछता है। टोन पूछ लेगा, थीम पूछेगा, इन्फ्रेंस पूछेगा पैसेज के ऊपर बेस्ड। इसका व्हाट इज द इन्फ्रेंस ऑफ द पैसेज, व्हाट इज द थीम ऑफ द पैसेज, व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज। तो मतलब जो रीडिंग सेक्शन है आपका ये बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। प्रैक्टिस 1 RC रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मतलब पैसेज डेली। कोशिश करेंगे अगर कहीं से आपको कोई अच्छी बुक मिल जाए जिसमें अच्छे कॉम्प्रिहेंशन गिवन हो तो कम से कम 1-2 कॉम्प्रिहेंशन तो डेली सॉल्व करें। स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत होगी, जब आप एडिक्टेड हो जाएंगे तो बहुत मजा आएगा आपको सॉल्व करने में। आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए कि इंप्रूव स्पीड, कॉम्प्रिहेंशन एंड एक्यूरेसी। कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ने में एक बात का ध्यान रखना है, धीरे धीरे आपको नहीं पढ़ना कि पता लगे कि 4 घंटे में आप 2 पेज पढ़ रहे हैं ना। फास्ट जब आप डेली पढ़िएगा, डेली अपना पढ़ने की हैबिट डालिएगा तो एक समय बाद आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों मेंटेन हो जाएगी। आप जो भी समझिएगा बड़ा एक्यूरेट समझिएगा और चीज़ों को बहुत फास्ट पढ़ लीजिएगा, लेकिन थोड़ा इट विल टेक अ लिटिल टाइम, ये थोड़ा समय लेगा। स्ट्रेंथन वोकैब कंसिस्टेंटली। टारगेट आपको अगर आप अपना वोकैब स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करें भाई, लर्न 10 to 15 न्यू वर्ड्स डेली। मैं कह रहा हूँ कि आप एवरी डे केवल 5 वर्ड्स याद करें, नाइदर 10 nor 15, बट 5 वर्ड्स विथ स्पेलिंग विथ यूजेस। और वो जो वर्ड हो सकता है तो उसका आप एंटोसाइनो, एक वर्ड उसका एंटोसाइनो, ऐसे करके ओनली 5 वर्ड्स नए अगर आप डेली अपने उसमें डिक्शनरी में आप ऐड करें तो कुछ दिन बाद आपके पास ढेरों सारे वर्ड्स हो जाएंगे भाई। बहुत ज़्यादा 10, 15, 20 चक्कर में ना पड़िए आप। मैंने यहाँ लिख दिया मैक्सिमम है ये, मतलब मिनिमम 5 तो भाई तैयार करना पड़ेगा आपको। उनका यूज़ भी करके आप देखें वो कैसे यूज़ किए जाते हैं वर्ड्स। साइनो, एंटो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, ये सब सबसे अच्छा है। अगर मैं आपको बताता हूँ कि भैया आप अगर न्यूज़पेपर की रीडिंग करो तो वहीं से आपका साइनो, एंटो, वन वर्ड, ईडियम सब तैयार हो जाएगा। रिवाइज वीकली यूजिंग फ्लैश कार्ड, लर्न वर्ड्स इन कॉन्टेक्स्ट नॉट लिस्ट। किस वर्ड, कौन सा वर्ड किस कॉन्टेक्स्ट। अच्छा ये भी एक बात समझिए आप, कहने का भैया कि ये वर्ड इसका साइनो है, लेकिन मैं आपको सही बताऊं तो कोई वर्ड किसी का साइनो नहीं है, सबका जो है यूज डिफरेंट टू वन अनदर। तो सारे वर्ड को थोड़ा सा अच्छे से, किस वर्ड को हम किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं, ये सब न्यूज़पेपर थ्रू आपको आ जाए। न्यूज़पेपर की रीडिंग करें आप चाहें तो NCERT बुक भी पढ़ सकते हैं। प्रैक्टिस टॉपिक वाइज MCQs, सॉल्व प्रीवियस ईयर CUT। अच्छा कोई भी एग्जाम अगर हिंदुस्तान का कोई एग्जाम अगर आपको देना है जो कंपटीशन पर बेस्ड है तो भैया उसके PYQs, उसके प्रीवियस ईयर के जितने पेपर, मतलब अगर 10 साल का मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। 10 साल तो भैया आपको मिलेगा नहीं CUET का, लेकिन जितना मैक्सिमम आपको अवेलेबल हो पाए PYQs, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि यार वास्तव में CUET क्या पूछता है, वो मतलब क्या उसका पैटर्न क्या रहता है। जब तक आप PYQs नहीं सॉल्व कीजिएगा तब तक आपको आइडिया समझ में नहीं आएगा कि हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। प्रैक्टिस सेक्शनल टेक्स्ट, जैसे मान लीजिए अलग कई सब्जेक्ट होते हैं, आप अलग अलग सब्जेक्ट का भी टेस्ट अपना दे सकते हैं विद इन टाइम। मेंटेन एन एरर नोटबुक, जब आप टेस्ट दें
तो आप कहाँ पर गलतियाँ कर रहे हैं, नोटबुक बनाएं, जहाँ जहाँ जो जो आप गलतियाँ कर रहे हैं उसको नोट करेंगे, भैया दोबारा जब हम टेस्ट दें तो ऐसी गलतियाँ ना हो। गोल रिड्यूस सिली मिस्टेक्स एंड इम्प्रूव कॉन्फिडेंस। जब आप रीडिंग अपना थोड़ा सा बढ़ाएंगे, मतलब पढ़ने पर, चीज़ों पर थोड़ा सा समय देंगे, आप चीज़ों को पढ़ेंगे ज़्यादा और ये टेस्ट वगैरह आप देंगे, तो धीरे धीरे आपके अंदर बड़ा अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। इम्प्रूव स्पीड एंड एक्यूरेसी, टाइम योर सेल्फ वाइल सॉल्विंग आरसी। जब भी कॉम्प्रहेंशन को आप पेपर में, जब भी आप कॉम्प्रहेंशन सॉल्व करें तो थोड़ा टाइम के हिसाब से, कि कॉम्प्रहेंशन को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, और ये आएगा प्रैक्टिस के थ्रू। लर्न एलिमिनेशन टेक्निक्स। कभी कभी होता क्या है कि हम लोग किसी क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करते हैं आंसर्स को एलिमिनेट करके, कि भाई ये तो नहीं होगा कतई, भाई ये वाला नहीं होगा, अब बचा यार 2, कभी कभी नहीं यार ये भी नहीं होगा, बचा 1, यार पक्का यही होगा। तो मेथड ऑफ एलिमिनेशन ये भी बड़ा अच्छा मेथड, लेकिन हर जगह तो ये अप्लाई नहीं होता है, कहीं कहीं अप्लाई होता है, तो इसको भी आप दिमाग में रखें। अवॉइड ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा आप थिंकिंग ना करें। कोशिश करें भैया कि आप जितने भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें उसमें 90% एक्यूरेसी आपकी होनी चाहिए, 90% एक्यूरेसी, एक्यूरेसी इज मस्ट। फुल लेंथ मॉक टेस्ट, आप स्टार्ट मॉक 4, जब आपका एग्जाम कंडक्ट होने वाला हो CUET का, तो उसके भैया कम से कम 2 महीना पहले, और हो सके तो 4 महीना पहले सब एक आध मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट करें विद इन टाइम, तो आपको एक आइडिया लगेगा मैं कहाँ पर स्टैंड कर रहा हूँ, मेरी प्रिपरेशन क्या है। मॉक टेस्ट से एकदम आपका सेल्फ असेसमेंट बढ़िया से होता है, जान लीजिए आप। अटेम्प्ट 2 to 3 मॉक पर वीक, कोशिश करें कि कम से कम एक सप्ताह में 2 से 3 मॉक टेस्ट आप जरूर दें, इससे आपको पता लगे भाई मैं एक्चुअल में हूँ कहाँ पर। एनालाइज इज मॉक थारोली, जो भी आप टेस्ट दें, टेस्ट देने के बाद उसके सारे क्वेश्चन को थारोली उसको एनालाइज करें। की एनालाइज मोर देन यू, अगर आपने अटेम्प्ट किया है मान लीजिए 50 क्वेश्चन में से 20, लेकिन आपका एनालिसिस होना चाहिए पूरा 50 क्वेश्चंस का, सारे क्वेश्चन का। स्मार्ट रिवीजन एंड एग्जाम स्ट्रेटजी, रिवाइज वो कैब डेली आप वो कैब पढ़ें, और हर वो कैब को दूसरे तीसरे दिन उसका रिवीजन जरूर करें। रिवाइज ग्रामर रूल्स वीकली, हर सप्ताह एटलीस्ट एवरी संडे आपने जितने 6 या 5 डेज ग्रामर के रूल्स पढ़े हैं, एक दिन उसका रिवीजन रख लीजिए, आप संडे को रख लीजिए। फाइनल 15 डेज राइट एरो ओनली रिवीजन मॉक्स, अटेम्प्ट RCs फर्स्ट, अवॉइड ब्लाइंड गेसिंग, और ये क्वेश्चन का आंसर गेस ना करें, आप नहीं आ रहा है स्किप छोड़ दीजिए। एक्यूरेसी इज मस्ट। स्टे काम एंड फोकस्ड, जब भी आप पढ़ने बैठें या एग्जाम देने बैठें तो आप बहुत फोकस्ड रहें, बहुत शांत रहें आप। फिर यहाँ पर डेली रूटीन आपका क्या होना चाहिए, आप डेली कॉम्प्रहेंशन को सॉल्व करें कम से कम 20 से 25 मिनट एवरी डे, 15 से 20 मिनट आप दें वो कैब पर, डेली की बात है ये, इंग्लिश में किसको क्या समय दें। 20 to 25 मिनट्स आप दें ग्रामर पर, ग्रामर के रूल्स पर, और 10 to 15 मिनट्स आप डेली रिवीजन भी करें। रिवीजन जो आपने कल पढ़ा उसका रिवीजन आज का रिवीजन कल, लाइक दैट। रीड 1 पैसेज डेली, आइडेंटिफाई मेन आइडिया क्या है, टोन क्या है, सब पहले बता चुका हूं। इन्फ्रेंस क्या है। लर्न 10 न्यू वर्ड्स, 10 नहीं मैं कर रहा हूं, 5 वर्ड्स आप तैयार करें। ईच वर्ड उसकी मीनिंग क्या है, उसका साइनो क्या है, उसका एंटो क्या है, उसका यूज क्या है, उसको हम यूज कैसे करेंगे। स्टडी 1 ग्रामर टॉपिक पर डे, सॉल्व 20 to 25, एक ग्रामर का टॉपिक उठाएं, उसमें से 15-20 रूल बेस्ड ऑन क्वेश्चन पैटर्न पर उसको सॉल्व करें। देखिए आप एक टॉपिक उठाएं, मिसलेनियस नहीं। ये रहे आपके कुछ तरीके। तो भैया इंग्लिश में ओवरऑल जो मैं आपको कंक्लूजन बताना चाहता हूं कि इंग्लिश में आपको अपने रीडिंग स्किल को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। आप पढ़ने में सबसे अच्छा है कि न्यूज़पेपर की रीडिंग करें आप, सबसे अच्छा बेस्ट वे है। इंग्लिश को इंप्रूव करने का सबसे अच्छा तरीका है रीड न्यूज़पेपर एवरी डे। और उसमें भी न्यूज़पेपर में जो एक पेज होता है एडिटोरियल का, उसको जरूर पढ़ें आप। स्टार्टिंग में आपको हो सकता है कि 10 दिन, 15 दिन, महीनों, 2 महीना तक हो सकता है आप समझ में ना आए, एडिटोरियल बात कर रहा हूं मैं। लेकिन जिस दिन आपको एडिटोरियल समझ में आ गया इंग्लिश का, आपकी इंग्लिश ऑटोमेटिक ज़बरदस्त हो जाएगी, आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कमेंट कीजिएगा,
मैं 24 घंटा आपके लिए हाजिर हूँ। जो भी आप पूछिएगा तुरंत बताऊँगा।